स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। आपकी शिकायत सारी खत्म होने वाली है आज की वीडियो में, क्योंकि आज हम कवर कर रहे हैं फाइनल क्लास है आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई सेकंड ईयर सभी ट्रेड के लिए, पूरे भारत के बच्चों के लिए। ठीक है, एनसीवीटी से आप आईटीआई कर रहे हो, कोई भी ट्रेड है, आईटीआई सेकंड ईयर में हो आप, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपके लिए क्लासेस हैं। और थोड़ा सा समझ लीजिए, फाइनल है तो इसका मतलब ये नहीं कि खुशी के मारे हमने कहा चलो अब कहानी खत्म। फाइनल क्लास आपको पता होगा कि 2024 में एक क्वेश्चन बैंक जारी किया गया। ठीक है, 2024 में क्वेश्चन बैंक जारी किया गया और इस क्वेश्चन बैंक में मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस दिए गए थे। और ये मॉड्यूल वाइज कौन से क्वेश्चंस थे? जो न्यू सिलेबस आया था। ठीक है, न्यू सिलेबस कौन सा है? जो लोग ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर पेड कोर्सेज वगैरह पढ़े होंगे उनको पता होगा, मैंने न्यू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कराया था। ठीक है, न्यू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सिलेबस मैंने कराया था, तो उसके क्वेश्चंस वगैरह नहीं थे, बट उसका क्वेश्चन बैंक आ गया। तो हुआ कि भाई 2024 में नए वाला क्वेश्चन बैंक हम लोग कर लेते हैं। लेकिन परीक्षा को देखते हुए, क्योंकि ये लास्ट क्लास है तो इसमें थोड़ा सा मैं ज्ञान की बातें कर लेता हूँ, वैसे बीच बीच में तो करता ही रहता हूँ, लेकिन मैं स्पेशली आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं फिनिशिंग है, ये क्लास फिनिशिंग है, उसके बाद रिविजन वगैरह इस तरह की चीजें चलती रहेंगी। लेकिन अब ध्यान देना आप लोग कि अच्छा रिजल्ट चाहिए ना, तो आपको दोनों फोकस करना पड़ेगा कि जो पहले के क्वेश्चन बैंक है, यानी कहा जाए ओल्ड क्वेश्चंस, ठीक है, जो 2023 में हमने कराया था, प्लस अभी जो हमने कराया आपको न्यू क्वेश्चंस की कितनी क्लास है? टोटल क्लास अप्रॉक्स आज जो है मेरे ख्याल से 8 नंबर क्लास है अप्रॉक्स। ठीक है, तो सिर्फ 8 क्लास ये हैं और 20 के अराउंड में, 20 के अराउंड में क्लासेज होंगी 2023 के। तो आपको दोनों क्लासेज ऐड कर लेना है, यानी 20 क्लासेज लगभग होंगी, 20 से 22 हो सकती हैं, बाकी 8 ही होगी। तो अप्रॉक्स 30 क्लासेज है। इन 30 क्लासेज को आप अच्छे से देख लो, टोटल क्लासेस देख लो। इससे क्या होगा कि आपको रिस्क फ्री एग्जाम देने में मजा आएगा। रिस्क फ्री इसलिए कि ये नहीं रहेगा कि यार 24 वाले से पूछेगा कि 23 वाले से पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में पहले ऐसा होता रहा है कि कभी भी नया क्वेश्चन बैंक जारी होता था और कई बार एग्जाम पिछले क्वेश्चन बैंक से पूछ दिया जाता। ठीक है, सेकेंड ईयर में 2 क्वेश्चन बैंक है। कैसे डाउनलोड करना है, जो हमने कस्टमाइज किया अपने हिसाब से उसको अरेंज किया, वो भी मैं आपको बता दूंगा। प्लस ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाना, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। जो मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग तो पीडीएफ ही चाहिए होता, बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो सीरियसली पढ़ते हैं। पढ़ने वाले बच्चों को क्या करना है? प्लेलिस्ट पूरी पढ़ लेनी है। कौन सी प्लेलिस्ट पढ़ लेनी है? ईएस सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट पढ़ लेनी है। और कौन से वीडियोज? 2023 में जो वीडियोज अपलोड किए गए थे और जो 2024 में अपलोड किए गए हैं, दोनों क्लासेज आपको एक बार एक तरफ से देख लेना है। जस्ट लाइक आप मूवीज वेब सीरीज देखते हो एपिसोड वाइज, ऐसे आपको देख लेना। ठीक है, तो ये तो हो गई कि बातें करना क्या है। यहां से पीडीएफ आप ले लो, नया और पुराना दोनों, प्लस प्लेलिस्ट से ये पढ़ लो। कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। और ये जो क्लास है आज की हमारी, ये क्लास नंबर है 8। इसके पहले हमने 7 करा दिया आपको। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। जहां पर भी आप जाओ, YouTube में ओपन करो, ग्लोबल आईटीआई टाइप करो, चैनल के ऊपर टैप करो, ये जो भी इसके ऊपर क्लिक करो। ठीक है, यहां पर देखो एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, प्लेलिस्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है, स्लाइड कर लेना है नीचे की तरफ और आपको ढूंढ लेना है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर। ये देख रहे हैं आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर, इसके ऊपर क्लिक करना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, मैं साइड में हो जाता हूं, ये सब देखो 2024 लिखा हुआ है, 2024 लिखा है ना, सेकेंड ईयर क्लास 2024। 7 क्लासेज अपलोड है, 8वीं अभी आज यहाँ पर प्रिपेयर हो रही है, तो 8 नंबर भी यहाँ अपलोड हो जाएगी। तो ये 8 क्लासेज हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आप आ जाइए, ये नहीं देखना है, जो ग्रीन कलर के थंबनेल है इनकी बात नहीं कर रहा हूं। 8 क्लासेज ये जो 2024 के नाम से है, रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन में जो थंबनेल लगा हुआ है, 8 क्लास हो गई आपकी ये। उसके बाद आ जाइए पुरानी क्लासेज जो कि 2023 में है, जिनका थंबनेल ब्लैक कलर का है, देख रहे हैं ना, ब्लैक कलर का थंबनेल है। और 22 क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर, 22 क्लासेज हैं, 24 क्लासेज। ठीक है, टोटल 24 क्लासेज है। और इसके आगे देखिए आईटीआई एग्जाम 2023 लिखा हुआ है। तो ये हो गया 24 प्लस 8, ये हो गई 32 आपने कर लिया ना, तो समझ लो कि आपने सब कुछ कर लिया, एम्प्लॉयबिलिटी का हर कोना आपने पकड़ लिया, कुछ छूटेगा नहीं आपका। ठीक है, ये तो हो गई वीडियो प्लेलिस्ट देखने का, भाई जो अच्छा बेहतर परफॉर्म करना चाहता है। कुछ बच्चे होंगे जिनको पीडीएफ चाहिए, ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट जाओ, आईटीआई कोर्स पर आप क्लिक करो। जैसे ही करोगे यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, एम्प्लॉयबिलिटी, तो आप क्या करो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर क्लिक कर लो। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर क्लिक करोगे, नीचे की तरफ स्लाइड करना, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दो आएगा।
तो आप सेकेंड ईयर में हो तो सेकेंड ईयर पे क्लिक करना। सेकेंड ईयर पे जैसे आप क्लिक करोगे, जो चीज मैं भी आपको बताना समझाना चाह रहा था वही चीज यहाँ पर है, ध्यान से देखना। मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं। देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर क्वेश्चन 2023 बाई ग्लोबल आईटीआई। तो ये ओल्ड क्वेश्चन बैंक है, इसके ऊपर जैसे आप टैप करोगे ये ओपन हो जाएगा, डाउनलोड होने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। देखो आपके सामने ओपन हो रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत नेट का स्लो है यहाँ पर, बट आपका फास्ट होगा। ये देख रहे हो, टोटल एक पीडीएफ के अंदर ही मैंने 2023 का आपको टोटल दे दिया। 26 पेज का है ये। बैक आ जाते हैं 2023 के बाद 2024 का जो हमने आपको दिया है, 2024 का हमने चैप्टर के नेम के अकॉर्डिंग दिया, जैसे बेसिक करियर स्किल, फ्यूचर वर्क स्किल, इंटरनेट, प्रोफेशनल और इंटरप्रेन्योर। ठीक है, यहां से आप क्या कर सकते हो, इन चैप्टर्स के भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यानी पीडीएफ भी डाउनलोड करना है कौन सा, 2023 का, जो कि टोटल एक साथ है। यहां पर देखिए 2023 का टोटल पीडीएफ सेकेंड ईयर क्वेश्चन 2023। ठीक है, टोटल एक ही के अंदर है। बाकी यहाँ पर इस जो नया 2024 में आया है, इसको हमने क्या किया है, चैप्टर वाइज दे दिया है। तो ये टोटल पीडीएफ और वो प्लेलिस्ट, इतना कर लो और मन से कर लो और नंबर भी शानदार आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई लास्ट क्लास से, इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया क्योंकि बहुत से बच्चे बाद में ही देखते हैं। तो क्लास नंबर 8 है, तो 7 तक भाई देखना जरूर। और हमने इसके पहले क्या क्या कवर कर लिया है, ये चैप्टर कवर कर लिया है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि हम चैप्टर वाइज आपको दिए हैं वहां पर पीडीएफ, तो चैप्टर वाइज हमने ये करा भी दिया है। ये भी चैप्टर करा दिया हमने, ये भी चैप्टर करा दिया है। ठीक है, ये भी हमने करा दिया है, प्रोफेशनल स्किल भी करा दिया है। किसी में दो वीडियो है, किसी में एक है। तो ये जो आज है इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, ठीक है, ये जो है एक ही वीडियो होगी क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कम है। ठीक है, तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले तो इस चैप्टर के बारे में बता दूं कि इसमें हमें एक्चुअल में करना क्या है, इसमें क्वेश्चन हमसे कैसा पूछा जाने वाला है। ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप होता था पहले चैप्टर का नाम, अभी थोड़ा सा बदल दिया है, इंटरप्रेन्योर कर दिया है। इसको पहले हम हिंदी में कहते थे उद्यमिता, उद्यमिता, इंटरप्रेन्योरशिप को। ठीक है, और उद्यमिता मतलब समझ लीजिए, अगर आसान भाषा में बोला जाए, व्यवसाय, व्यवसाय, या फिर और आसान समझने के लिए देखा जाए तो बिजनेस की हम बात कर लेते हैं कि बिजनेस। ठीक है, आप बिजनेस करने जा रहे हो, इंटरप्रेन्योर मतलब उसी से जुड़ा हुआ शब्द है, थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन हम आसानी से समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूं। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो आगे क्वेश्चन आप खटाखट अपने आप कर लोगे। बिजनेस क्या होता है, जब भी आप पैसा कमाने के लिए, ठीक है, पैसा कमाने के लिए कोई सेटअप लगाते हैं, कोई इंडस्ट्री, फैक्ट्री, वर्कशॉप शुरू करते हैं, दुकान, मॉल, है ना, इस तरह का, या कोई सर्विस सेंटर स्टार्ट करते हैं, वो बिजनेस कहलाता है। भाई आज के टाइम पे दो चीजें होती है ना, आपको क्या करना होता है, दो ही चीजें तो हम कर सकते हैं, या तो हम नौकरी की तरफ जाएं पढ़ाई लिखाई करने के बाद, या फिर व्यवसाय की तरफ जाएं। ठीक है, व्यवसाय की तरफ जाएं। नौकरी में दो हो जाती है, या तो हम प्राइवेट की तरफ जाएं या फिर हम गवर्नमेंट की। अब ये मिलने वाली बात है कि किसमें हम क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हो और नौकरी आपको नहीं मिली, आप यहां पर हार गए, हारने के बाद बिजनेस शुरू करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी, इतना आसानी से तो नहीं मिलेगी, हो सकता हो बाद में आप सफल हो सकते। व्यवसाय आपको शुरू में ही चुनना होगा, आपको शुरू में ही चुनना होगा, यानी आपका जो माइंड सेट है, माइंड सेट मतलब आपका जो विचारधारा है, आपका अपने दिमाग को, माइंड सेट एग्जाम्पल की तरह मैं समझाना चाहता हूं कि आपको अपने माइंड को सेट करना होगा कि नहीं मैं तो बिजनेस ही करूंगा। सबसे पहला चरण यही होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, माइंड सेट का होना। माइंड सेट का होना, किस माइंड सेट का होना, बिजनेस माइंड सेट का होना, या बोला जाए तो इंटरप्रेन्योरियल माइंड सेट का होना। एक उद्यमी, एक बिजनेसमैन कैसा सोचता है वैसी सोच अपने अंदर पैदा करना। यह नहीं कि मैं नौकरी नहीं कर पाया, मैं जॉब में क्वालिफाई नहीं हुआ, मैं हार गया तो चलो अब बिजनेस कर लेता हूं, वहां भी आप फेल हो जाओगे। ठीक है, तो बिजनेस का अगर आपने प्लान बना लिया है तो इधर सोचना आपको बंद करना पड़ेगा। यानी आपका माइंड सेट सबसे ज्यादा सफल होने के लिए, सब बिजनेस में सफल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, बिजनेस माइंड सेट का होना, इंटरप्रेन्योरियल माइंड सेट का होना, और उसी पे पूरा ये चैप्टर बेस्ड है। चलिए एक एक करके क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा।
देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है इंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का क्या मतलब होता है, उद्यमशील मानसिकता का क्या अर्थ होता है। अभी जो चीज हम आपको समझा रहे थे, पहला कह रहा है अवसरों को पहचानो और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करो। दूसरा कह रहा है समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग तरीके आजमाना। तीसरा कह रहा है बिना हार माने अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। और चौथा कह रहा है ऊपर के सभी। इसका मतलब आप समझ रहे हो, अगर आप बिजनेस करने की प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले आप मौका, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका तलाशो कि किस फील्ड में आप बिजनेस कर सकते हो, मार्केट में इस समय क्या चल रहा है, किस चीज की जरूरत है। दुकान का है एग्जांपल ले लें तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कोई दुकान देखो ऐसा बिजनेस स्टार्ट करो जिसकी जरूरत आसपास हो। जैसे कई बार होता है कि आपके आसपास 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई मोबाइल की शॉप नहीं होती है, किसी का मोबाइल खराब हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो उनको शहर जाना पड़ता है बस पकड़ के, पूरा दिन मोबाइल सही कराने के लिए उनको काफी दूर जाना पड़ता है। तो ऐसे इसको क्या कहते हैं, मौका, कि मौका है। तो आपको यही सबसे, एक बिजनेसमैन का मानसिकता क्या दर्शाता है, पहले तो मौका तलाश करे और उसको अपने बेनिफिट के लिए यानी अपने व्यवसाय के लिए क्या करे, तलाशे मौका की जिस बिजनेस को करना चाहता है उसमें संभावनाएं क्या है। दूसरा, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करना। व्यवसाय एक्चुअल में चलेगा किसका, व्यवसाय किसका चलेगा, बिजनेस एक्चुअल में होता क्या है। आप ये सोच के आओ कि मैं सीधे पैसा छापूंगा तो बिजनेस नहीं है। बिजनेस मतलब ये होता है कि मैं किसी की जरूरत को पूरा करूंगा, मैं किसी के परेशानी को सही करूंगा, उसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे, वो बिजनेस सही चलेगा। जैसे कि अगर एक हवा भरने वाला क्या करता है, आपके टायर में हवा कम हो गई बाइक के तो उसने हवा भरा, उसके बदले 10 रुपए उसको आपने दे दिया, तो वो क्या है, आपकी एक मुसीबत को कम किया ना, आपकी परेशानी को दूर किया ना। तो असली बिजनेस वही होता है कि आपको ऐसा प्रोडक्ट लाना होता है जो लोगों को किसी न किसी रूप में मदद करे। जैसे किसी ने डिजिटल बोर्ड लाया, टीचर्स की काफी मदद हो गई, उनको पढ़ाने में बड़ी आसानी हो गई, तो फिर क्या हुआ, डिजिटल बोर्ड बनाने वाली कंपनी पैसे छाप रही हैं, ठीक है। तो यही चीज होता है। तो यहां पर दूसरा वाला ऑप्शन भी सही है। तीसरा क्या है, अचीव योर गोल विदाउट गिविंग अप, बिना हार माने आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही बिजनेसमैन की क्वालिटी है। यानी जो कुछ भी दिया हुआ है कि भाई आपके पास क्या अवसर है, बिजनेस की क्या संभावना है, उसको तलाशना। दूसरा, अलग अलग तरीकों से लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। सिंपल सी बात है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उसके बदले आपको पैसा मिलेगा ही। डॉक्टर क्या करता है, आपकी बीमारी को ठीक करता है, उसके बदले उसको आप फीस देते हो, पैसा देते हो। तीसरा कह रहा है कि अपने गोल को, जो भी आपने लक्ष्य बनाया है उसको हासिल करना है, हार नहीं मानना है। क्यों, क्योंकि बिजनेस स्टेबल नहीं रहता है, प्रॉफिट लॉस दोनों होता रहता है, तो आपको रुकना नहीं है। तो ये भाई तीनों सेंटेंस सही है, इसलिए हम लोग आंसर डी के साथ जाएंगे, यहां पर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What does it mean to think like a business person? बिजनेस पर्सन की तरह यानी बिजनेसमैन की तरह सोचने का क्या मतलब है। केवल पैसे के बारे में सोचना नहीं, सिर्फ पैसा कमाना आपका लक्ष्य होगा तब आप बिजनेस में सफल नहीं होंगे। दूसरा कह रहा है नई चीजों को आजमाने में डरना, बीइंग स्क्वेयर्ड ऑफ न्यू थिंग्स। भाई बिजनेसमैन तो हमेशा रिस्क लेता है, नए नए प्रोडक्ट लाता है। कई बार देखते नहीं है, गाड़ी वाली जो कंपनियां होती हैं नए नए मॉडल लॉन्च करती रहती हैं, कोई मॉडल फ्लॉप हो जाता है, कंपनी को भारी नुकसान हो जाता है, लेकिन क्या कंपनी रुकती है? नहीं, अगला मॉडल फिर लाती है। तो बिजनेसमैन हमेशा नई चीजें आजमाता रहता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि नई चीजों को आजमाने से डरना, तो जो डरेगा वो बिजनेस नहीं करेगा। ठीक है, अगला चलिए, सीइंग प्रॉब्लम एज थिंग टू सॉल्व। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करने वाली चीज समझना है। ठीक है, ये बिजनेसमैन की असली क्वालिटी होती है। बिजनेसमैन की असली क्वालिटी क्या होती है कि समस्या को क्या समझे, समस्या को एक चीज सामान मान ले जिसको उसको ठीक करना है, अपने को मैकेनिक मान ले और समस्या को एक सामान मान ले उसको सही करना है, वही बिजनेसमैन होता है। बिजनेसमैन है क्या, बिजनेसमैन समस्याओं को दूर करने वाला व्यक्ति ही है। किसी को भाई अंधेरा हो रहा था, कम बिजली में ज्यादा रोशनी चाहिए थी, तो बड़ी बड़ी कंपनीज ने मस्त मस्त एलईडी बल्ब ला दिया। क्या किया उन्होंने, समस्याओं को तो सॉल्व किया। वही चीज है यहाँ पर
एक व्यवसायी की तरह यानी एक बिजनेसमैन की तरह सोचने का मतलब यह है कि आप समस्याओं को ठीक करने के लिए चीजों के रूप में देखना, मतलब कोई भी समस्या है तो उसको ठीक करने वाली चीज मानना, ये नहीं कि समस्या है तो हम छोड़ छाड़ के भाग गए। ठीक है, बदलाव पसंद ना आना, जो बदलाव को पसंद नहीं करेगा उसका बिजनेस डूब जाएगा। आगे चलते हैं। यदि आप अपने सोसाइटी में किसी समस्या का सामना करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमशील मानसिकता गुण सबसे अधिक सहायक है? इफ यू फेस अ प्रॉब्लम इन योर कम्युनिटी, मान लीजिए आप अपने कम्युनिटी में अपने लोगों के बीच कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट ट्रेट्स वुड बी मोस्ट हेल्पफुल? कह रहे हैं इसमें से कौन सा मानसिकता, कौन सा बिजनेसमैन की कौन सी ऐसी मानसिकता है जो कि मददगार साबित होगी? ठीक है, इसमें कह रहा है वेटिंग अंटिल एवरीथिंग इज परफेक्ट टू बी डू समथिंग। जैसे मान लो आपकी सोसाइटी में, आपकी समाज के बीच कोई प्रॉब्लम है, तो एक अच्छे बिजनेसमैन का जो माइंडसेट हो क्या कहेगा? वो कहेगा वेट करेगा कि उस प्रॉब्लम को कोई और सॉल्व कर दे, नहीं। इग्नोर करेगा प्रॉब्लम को कि छोड़ो यार जो हो रहा है होने दो, नहीं। दूसरों को ब्लेम करेगा उस प्रॉब्लम के लिए, ब्लेमिंग अदर्स फॉर प्रॉब्लम, कि दूसरे यार इसका जिम्मेदार वो व्यक्ति है, नहीं। वो क्या करेगा? टेकिंग एक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बिजनेसमैन का काम ही यही है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। क्या भाई? प्रॉब्लम को सॉल्व करना। यहां पर आंसर बी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है इमली मेक्स सॉप एंड सेल फ्रॉम हर होम। इमली जो है, इमली एक महिला का नाम है, वो साबुन बनाती है और बेचती है अपने घर से ही। शी वांट टू ग्रो हर बिजनेस। अब वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है। देखो, जरूरी नहीं है कि सबके पास शुरू में इतना पैसा हो कि बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बड़ा काम करे। तो शुरुआत में घर में ही उन्होंने साबुन वाबुन बनाना, थोड़ा बहुत पैसे लगाए और साबुन बनाना शुरू कर दिया और बेचने लगे। लेकिन अब चाहते हैं कि उनका बिजनेस बढ़े। ऐसे में इनको क्या करना होगा? कीप डूइंग द सेम थिंग। चुपचाप घर में जैसे बना रहे थे उसी तरह से बनाते रहे, विदाउट एनी चेंज, मतलब बिना कुछ बदलाव किए ऐसे ही घर में साबुन बनाते और बेचते रहे, नहीं, तब तो बिजनेस कहां बढ़ेगा, जहां वहीं रहेगा। वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो द बिजनेस। इंतजार करें कि भविष्य में कोई मौका मिलेगा तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा, नहीं, इंतजार करने से बिजनेस नहीं बढ़ेगा। ओनली सेल टू हर नेबर्स। अपने पड़ोसियों को ही बस साबुन बेचे तो बस पड़ोसियों तक ही रह जाएंगे, बिजनेस कहां से बढ़ेगा? बिजनेस बढ़ाने के लिए जरूरी है टॉक टू शॉपकीपर्स एंड बिल्ड कनेक्शन विद देम। नए नए दुकानदारों से वो बात करें और उनसे कहें कि हमारा ये साबुन है, आप लोग बेचें। तो इससे क्या होगा? दुकानदार को भी कुछ मार्जिन मिलेगा, इनको भी मिलेगा, प्लस इनके साबुन की रेंज बढ़ती जाएगी। यानी ज्यादा से ज्यादा दुकानदारों के बीच धीरे धीरे ये जाएं और अपने साबुन के बारे में बताएं और 2-2, 4-4 मतलब पैकेट वहां पर रखें, सबको प्रमोट करें। एक तरह से आप सामान बना लेते हो तो सामान बनाना बड़ी चीज नहीं है, उसको बेचना जरूरी है। बेचने के लिए क्या करना पड़ता है? जो लोकल रिटेलर होते हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, उनके पास अपने सामान को पहुंचाना होता है। आपने देखा होगा कि कई बार ऑटो वगैरह से देखते हैं ना कि माचिस की डिब्बी आती है किसी कंपनी की, तो हर दुकान पे 2-2, 4-4 डिब्बी देते हुए जाते हैं लोग, उसके नोट करते रहते हैं कहाँ कहाँ कितना दिए। तो वो एक तरह क्या है? मार्केटिंग है। तो वही इनको भी करना पड़ेगा, अपना बिजनेस बढ़ाना है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। if your co-workers don't agree with your project idea, मान लेते हैं आपने कोई बिजनेस आइडिया स्टार्ट किया और आपके सहयोगी जो काम करने वाले लोग हैं वो आपसे सहमत नहीं है आपके बिजनेस आइडिया से। What a good way to handle it with an entrepreneurial mindset। क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं तो ऐसी स्थिति में आप इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे? फिर से मैं बता दे रहा हूं, क्या है कि आप किसी प्रोजेक्ट पर विचार, आपने कोई प्रोजेक्ट या कोई बिजनेस स्टार्ट करने का एक आइडिया आया आपके मन में, आपने शेयर किया, लेकिन आपके साथ में भी लोग हैं, कई लोग मिलकर काम करने वाले हैं, तो जो आपके सहयोगी हैं वो आपसे सहमत नहीं है, मतलब उनको आपका बिजनेस आइडिया पसंद नहीं है। तो ऐसे में एज अ बिजनेसमैन जो आपका माइंडसेट है उसमें इस पोजीशन को यानी इस प्रॉब्लम को आप अच्छे से संभालने का सही तरीका क्या है? गिव अप ऑन योर आइडिया। आपने जो आइडिया आया था आपके दिमाग में उसको छोड़ दें भाई। अगर आप हार मान लोगे तो फिर बिजनेस कैसे चलाओगे? स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। आपने जो आइडिया सोचा था बिजनेस का उसके बारे में अब बात करना ही छोड़ दो, तब तो अपने आप ही बिजनेस ही नहीं स्टार्ट होगा। स्टिक योर आइडिया विदाउट लिसनिंग टू अदर। दूसरों की बात मत सुनो और अपने आइडिया पे ही अडिग रहो कि नहीं होगा तो ऐसे ही नहीं। आपको क्या करना होगा? आपको फीडबैक लेना होगा।
आपको क्या करना पड़ेगा, आस्क फॉर फीडबैक एंड मेक योर आइडिया बेटर विद देयर हेल्प। आप जिस टीम के साथ, जैसे मान लीजिए आप 10 लोग मिलकर काम कर रहे थे, ठीक है, आपने कोई बिजनेस आइडिया दिया, लोगों को पसंद नहीं आया, आप उन 10 लोगों से आप बात करो और सबकी राय लो और उसके बाद जो है अपने आइडिया में थोड़ा बहुत बदलाव करो और सब लोग मिलजुल कर एक सही आइडिया सेलेक्ट करो और बिजनेस को आगे बढ़ाओ। नहीं तो क्या होगा कि आप ये मान लोगे कि जो कुछ होगा मेरे हिसाब से ही होगा, तो फिर क्या होगा, काम अच्छा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ बिजनेस प्लान बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। देखो, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले बिजनेस प्लान का होना क्यों जरूरी है। बिजनेस प्लान एक्चुअल में होता क्या है, मैंने पेड क्लासेज में पढ़ाया एकदम 0 टू हीरो लेवल तक, है ना, जो लोग ज्वाइन किए होंगे उनको पता होगा कि बिजनेस प्लान क्या होता है। बिजनेस प्लान क्या होता है, एक पेपर वर्क होता है, एक पेपर वर्क होता है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम एक पेपर पर 2, 4, 10, 20, 50 पेज का हो सकता है, जिस पर हम सब कुछ लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि हम जो बिजनेस, कौन सा हम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में लिखते हैं, उसके लिए पैसे कितने लगेंगे, उसके लिए बिल्डिंग कितनी लगेगी, ठीक है, उसके लिए लोन कहां से मिलेगा, उसमें अर्निंग कितनी होगी, कमाई कितनी होगी, ठीक है, सामान हम कहां से खरीद, मतलब किसको बेचेंगे, उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, ठीक है, कितना प्रॉफिट होगा, ये सारे मतलब एक रफ और पहले से ही पेपर पर हम उसको तैयार कर लेते हैं। इसको कहते हैं बिजनेस प्लान। जैसे आपने देखा होगा कि कभी भी घर बनाने से पहले, आपने देखा होगा घर बनाने से पहले एक मैप बना दिया जाता है ना, कि यहाँ पे ये रूम रहेगा, यहाँ पर अटैच इसके साथ वॉशरूम रहेगा, फिर यहाँ पर सीढ़ी रहेगी, ठीक है, इस तरह से, फिर एक बहुत बड़ा सा ये हॉल रहेगा, ठीक है, उधर साइड में किचन रहेगा और 1-2 और कमरे हो जाएंगे और ये मेन इधर से डोर लग जाएगा। तो ये क्या है, यह भी एक प्लान होता है। कौन सा प्लान होता है, ये प्लान होता है हमारे घर का, हमारी बिल्डिंग का प्लान होता है, मैप होता है, लेआउट होता है कि भाई बिल्डिंग बननी है, कैसे बननी है, पहले पेपर पर बना लिया जाता है, लंबाई चौड़ाई इसकी फिक्स कर ली जाती है, फिर अपनी जमीन की लंबाई चौड़ाई देखा जाता है, फिर घर को बनाया जाता है। उसी तरह से बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले बिजनेस प्लान बनाया जाता है। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए सवाल देख लेते हैं। Why it is important to have a business plan before starting a business? कह रहे हैं व्यवसाय को शुरू करने से पहले व्यवसाय की प्लानिंग करना या योजना बनाना जरूरी क्यों है। टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर एंड गेट लोन। कह रहे हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग, कई बार क्या होता है हम बिजनेस बड़ा कर रहे हैं तो हमें इन्वेस्ट करने वाले लोग चाहिए होते हैं। इन्वेस्टर कौन होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप 50 लाख का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है, आपके पास है 10 लाख रुपए, तो आप कुछ लोगों को पकड़ोगे जिनसे 40 लाख रुपए ले सको, ठीक है। इस 40 लाख में हो सकता है आपने 20 लाख क्या कर दिया, बैंक से लोन ले लिया, 20 लाख किसी और से आपने उधार लिया और इसको क्या बनाया, आपने पार्टनर बना दिया। यह क्या करेगा, आपके साथ काम नहीं करेगा, ये जो आप प्रॉफिट कमाओगे उस प्रॉफिट के बदले एक परसेंटेज जो है फिक्स हो जाएगा कि हाँ भाई इतने का बिजनेस है तो 20 लाख में लगा रहा हूं तो मुझे अर्निंग में से 25% यानी प्रॉफिट में से 25% हर महीने चाहिए। तो ये उसको कहते हैं इन्वेस्टर, कि आपके बिजनेस में कोई पैसा लगा है और उसके बदले वो कुछ परसेंटेज, एक हिस्सा उसको प्रॉफिट में से मिलता रहे हमेशा, तो उसको इन्वेस्टर कहा जाता है। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर आपका बिजनेस प्लान पहले से नहीं होगा तो कोई आपको लोन भी नहीं देगा, ना ही कोई इन्वेस्ट करेगा। जैसे आप किसी से कहो कि मैं मोबाइल कंपनी खोलने जा रहा हूं, जैसे आप किसी के यहाँ जाओ, कहो भाई मैं मोबाइल कंपनी खोलने जा रहा हूं, हर महीने 10 लाख रुपए कमाई होगी, तो कहेगा कि कितने पैसे लगेंगे, कहाँ बेचोगे, कहाँ प्लांट खुलेगा, कितने लोग काम करेंगे, सैलरी कितनी किसको दोगे, प्रॉफिट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो कैसे बताओगे, याद करके बैठे हो। उसके लिए ही चाहिए होता है बिजनेस प्लान। तो यानी अगर आप कहीं से लोन लेना चाहते हैं या किसी इन्वेस्टर से पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, बिजनेस प्लान चाहिए। पहला आंसर भी सही है। दूसरा, आउटलाइन गोल एंड सेट क्लियर डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, कि भविष्य में आप कितना प्रॉफिट कमाओगे और बिजनेस कैसे आगे आगे बढ़ता जाएगा, कदम मतलब हर साल किस प्रकार से बिजनेस ग्रो होगा, यह भी बिजनेस प्लान में ही निर्धारित किया जाता है। ठीक है। टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल चैलेंजेस एंड रिस्क,
आप जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आ सकती हैं और उन प्रॉब्लम से आप कैसे बचोगे, ये भी बिजनेस प्लान का हिस्सा होता है। यानी ये सब बिजनेस प्लान का हिस्सा है, इसीलिए यहां पर आंसर डी सही हो जाएगा। कि बिजनेस प्लान क्यों बनाते हैं? बिजनेस प्लान इसीलिए बनाते हैं कि हम लोन ले सके, इन्वेस्टर से पैसा इन्वेस्ट कर सके, हम अपने गोल को, लक्ष्य को, प्लस आगे भविष्य में हमारा बिजनेस कैसे ग्रो करेगा उसके बारे में समझ सके, और हमारे बिजनेस में क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्या क्या रिस्क है, ये समझ सके। तो इन सबको समझने के लिए क्या जरूरी है? बिजनेस प्लान का बनना, यानी बिजनेस प्लान के बारे में सोचना है, उसकी योजना बनाना जरूरी है। इसलिए आंसर यहां पर डी सही हो जाएगा 6 नंबर का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इमेजिन यू आर सेटिंग अप अ मोबाइल रिपेयर शॉप। मान लीजिए आप एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान ओपन करने जा रहे हैं, शॉप ओपन करने जा रहे हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इट्स सक्सेस। कल्पना कीजिए कि आप एक मोबाइल रिपेयर की दुकान खोलने जा रहे हैं। इसकी सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? आप खुद ही सोच के देखिए कि आपने सोचा कि यार चलो पढ़ाई कर लिया हमने, जॉब नहीं लग रही, तो मोबाइल की शॉप खोल लेता हूँ, मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप खोल लेता हूँ, क्योंकि अगल बगल 5-10 किलोमीटर में कोई मोबाइल शॉप अच्छी नहीं है रिपेयरिंग की, तो मैं खोल लेता हूँ। तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि हमारा बिजनेस सफल हो जाएगा? उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? सेटिंग अप द शॉप इन अ बिजी एरिया, जहां भीड़ भाड़ है, जिस एरिया में भीड़ भाड़ है हम वहां पर दुकान खोलें। पहला ऑप्शन ये ठीक है, ये भी ठीक ऑप्शन है, मतलब सिंपल सी बात है, जहां पर भीड़ भाड़ नहीं होगी ग्राहक ही नहीं मिलेंगे। दूसरा, ऑफरिंग रिपेयर सर्विस एट हायर प्राइस, हम रिपेयरिंग के बदले ज्यादा पैसे ले लोगों की अपेक्षा, तब तो गलत बात है, कौन आएगा आपके पास? कह रहे हैं कि पोस्टर बैनर जो है अपने पड़ोसियों को दें, अपने आस पड़ोस में बैनर पोस्टर बांटना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम दुकान की लोकेशन निर्धारित करें। और दुकान की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए? ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां भीड़ भाड़ हो, जनसंख्या हो, लोगों का आना जाना हो। कह रहे पिकिंग द राइट नेम ऑफ शॉप, दुकान का नाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। दुकान का नाम आप राहुल रख दो या सन्नी रख दो, फर्क नहीं पड़ता है। किससे फर्क पड़ता है कि एरिया जरूर व्यस्त होना चाहिए। व्यस्त एरिया का मतलब जहां पर ज्यादा लोगों का आना जाना हो या ज्यादा जनसंख्या हो। ज्यादा जनसंख्या होगी, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा मोबाइल होंगी, तो प्रॉब्लम भी होंगी, तो कस्टमर भी ज्यादा मिलेंगे। तो इन पॉइंट में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ए वाला है, इसलिए आंसर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेहुल इज मेकिंग अ प्लान फॉर हिज बिजनेस। मेहुल है अपना एक बिजनेस प्लान बना रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान के अंदर क्या इंक्लूड, यानी उसके अंदर क्या शामिल नहीं किया जाना चाहिए? अभी मैंने आपको बताया था ना, बिजनेस के प्लान बनाते समय क्या क्या ध्यान दिया जाता है कि भाई कितने पैसे लगेंगे, कैसे अर्निंग होगी, भविष्य में ग्रोथ कितनी हो सकती है, कितना खर्चा होगा, कितनी कमाई होगी, कहां से लोन लेना पड़ेगा, किसको कितना परसेंटेज देना पड़ेगा, कच्चा माल कहां से लाएंगे, क्या चीज हम बनाने वाले हैं, किस जगह पर हम फैक्ट्री या इंडस्ट्री खोलने जा रहे हैं या दुकान खोलने जा रहे हैं, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। तो कह रहा है कि क्या मायने नहीं रखता है एक बिजनेस प्लान में? देखने वाली बात है। बिजनेस आइडिया तो बहुत जरूरी है। बिना बिजनेस आइडिया के बिजनेस कैसे शुरू करोगे आप? सेटअप कॉस्ट, स्टार्ट करने के लिए पैसा, ये भी जरूरी है। फ्यूचर ग्रोथ, ये भी जरूरी है कि हम, अब मान लो आज हमने बिजनेस खोल लिया, 10,000 रुपए कमाने लगे, तो 10,000 रुपए जिंदगी तो कटनी नहीं, हमें सोचना होगा कि अगले साल हम 20, 25, 40, 50 कैसे कमाए, तो ये भी जरूरी है। तीनों के तीनों जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या जरूरी नहीं है एक बिजनेस प्लान में? तो जरूरी नहीं है कि आपका इंटरेस्ट और आपका हॉबी क्या है। आपके इंटरेस्ट और हॉबी से बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पता चला कि आपको मिठाई खाने की मतलब बहुत शौक है और आप मिठाई का दुकान खोल लो, आपके शौक से दुकान का कोई लेना देना नहीं है। यानी बिजनेस का लेना देना ग्राहकों से, कि ग्राहकों को क्या चाहिए या जहां आप बिजनेस करने जा रहे हो वहां पे लोगों को क्या चाहिए वो बिजनेस करो, आपको क्या चाहिए वो बिजनेस मत करो। ठीक है, चलो यहां पर आंसर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है अनीता इज गोइंग टू बैंक टुडे टू आस्क फॉर अ लोन, शी हैज प्रिपेयर्ड अ बिजनेस प्लान। देखो अनीता है, बैंक गई हैं लोन लेने के लिए और उन्होंने पहले से ही अपना बिजनेस प्लान तैयार कर रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक
हर बिजनेस प्लान स्ट्रॉन्ग। इसमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो उनके बिजनेस प्लान को स्ट्रॉन्ग बनाता है यानी मजबूत बनाता है, जिसके बेसिस पर बैंक उनको लोन दे सकता है। जैसे बिजनेस प्लान में तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है जिसके बेसिस पर बिजनेस लोन देने के लिए जो बैंक है वो रेडी हो सकती है। देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, हैव ओनली आइडिया एंड नेम ऑफ हर बिजनेस, कि भाई इन्होंने अपना बिजनेस आइडिया और अपने बिजनेस का नाम बताया, तो इससे लोन नहीं मिल जाएगा। सिर्फ नाम बताने से या बिजनेस आइडिया बताने से लोन नहीं मिलता है। टोटल कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग हर बिजनेस विदाउट एनी डिटेल, इन्होंने बता दिया कि मेरा जो बिजनेस है वो 5 लाख रुपए में शुरू होगा, बाकी कुछ नहीं बताया, तो भी लोन नहीं मिलेगा। उसके बाद चैलेंजेस हर बिजनेस माइट फेस अलोंग विद द सॉल्यूशन ऑफ देम, ये बता रही हैं कि जो बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं उसमें क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं, कौन कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं और उनको कैसे सॉल्व करने वाली हैं। ये पूरी प्लानिंग कौन कर रखा है, अनीता ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है कि इनको बिजनेस में कौन कौन सी चुनौती यानी कौन कौन सी दिक्कत आएगी। लेकिन देखो सिंपल सी बात है, कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे उसमें दिक्कत आएगी, लेकिन दिक्कत कैसे सॉल्व होगी ये भी आपने प्लान करके रखा है, तो यानी आपका बिजनेस प्लान परफेक्ट है। तो वही चीज बैंक यहां पर देखेगी कि अनीता ने जो बैंक के लिए पर जा रही हैं तो उनकी योजना में सबसे मजबूत बिंदु क्या है। सबसे मजबूत बिंदु ये है कि इन्होंने ये भी लिखा है कि इनके बिजनेस में क्या क्या दिक्कत आ सकती है और उस दिक्कत को कैसे दूर करेंगे, ये भी इन्होंने पहले से प्लान कर रखा है। तो इसी बेसिस पर इनको बिजनेस लोन आसानी से मिलेगा, या फिर कह लीजिए सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है। तो यहां पर आंसर सी सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन, इमेजिन यू आर स्टार्टिंग अ बेकरी बिजनेस। मान लीजिए आप एक बेकरी का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बेकरी मतलब समझ रहे हैं जहां केक वेक पेस्ट्री वेस्ट्री और पेटीज वेटीज इस तरह के सामान बिकती हैं। तो आप मान लो दुकान खोलने जा रहे हो बेकरी का। व्हाट वुड यू फोकस ऑन फर्स्ट ऑन योर बिजनेस प्लान। मान लो आप बेकरी का दुकान खोलने जा रहे हो और बिजनेस प्लान बना रहे हो, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि सुबह सुबह उठे मुंह धोए और चलो आज बेकरी शॉप खोल लेते हैं। आपको प्लान करना पड़ेगा ना कि किस जगह खोलूं, कितना पैसा लगेगा, केक बनाने के लिए किसको रखूंगा अपने यहाँ, उसकी सैलरी कितनी जाएगी, सबको सोचना पड़ेगा। तो वही चीज है यहाँ पर कि आप अपनी व्यवसाय योजना में सबसे पहले किस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जैसे बहुत सारी चीजें हैं तो लेकिन उसमें सबसे जरूरी क्या है, सेलेक्टिंग कैचिंग नेम। बेकरी का नाम जो है वो शानदार होना चाहिए, यह सबसे पहला पॉइंट नहीं है। हाँ ये भी अच्छा पॉइंट है कि बेकरी का नाम भी अच्छा होना चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे पहले किस पॉइंट पर मतलब फोकस करें, यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। दूसरा, कैलकुलेटिंग हाउ मच मनी यू नीड टू स्टार्ट द बिजनेस। सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है भाई कि हम ये जो है डिसाइड जोड़ लें कि हम सोच तो लिया हमने, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी सोचना किसके बारे में है, पैसे के बारे में। नहीं तो देखा जाता तो सब लोग बिजनेस ही करते, नौकरी के पीछे लोग नहीं जाते, लेकिन यह बहुत बड़ा फैक्टर है पैसा। प्लानिंग हाउ टू एडवर्टीजमेंट, कि अपने बेकरी का एडवर्टीजमेंट कैसे करना है, ये सब बाद की बात है। जब हम स्टार्ट करेंगे तो प्रचार प्रसार करेंगे। फिगरिंग आउट बिजनेस विल ग्रो, यह देखना कि बिजनेस कैसे बढ़ेगा, ये सब भविष्य की प्लानिंग है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सबसे पहला पॉइंट कि पैसा कहां से आएगा या कितने पैसे की जरूरत है बेकरी शॉप स्टार्ट करने के लिए। तो यहां पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, when presenting your business plan what should you do to engage and connect with the audience। मान लो कि आपने 10 लोगों के बीच आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना है, जिससे कि मान लो भाई बिजनेस बड़ा है, 20 लाख का प्रोजेक्ट है। अब आप सोच रहे हो कि आपके पास 5 लाख है, 15 लाख और चाहिए, तो कुछ लोगों के बीच आपको बिजनेस के बारे में बताना है, मोटिवेट करना है उनको, अपने बिजनेस प्लानिंग बतानी है कि भाई उसमें से भी कुछ लोग इच्छुक हों और कुछ पैसे आपके बिजनेस में लगाएं। वही चीज यहां पर है कि अपने व्यवसायिक योजना यानी अपने बिजनेस प्लान को प्रस्तुत करते समय यानी लोगों को बताते समय दर्शकों को आकर्षित करने, यानी जो लोग आपके बिजनेस प्लान को सुन रहे हैं उनको अपनी तरफ इन्वेस्ट कराने के लिए, अपने बिजनेस से पैसे लगाने के लिए आकर्षित करना, मतलब वही यहां पर। और उनसे जुड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। बात कहां पर हो रही है, ध्यान से देखिएगा। व्हेन यू प्रेजेंटिंग, आप प्रेजेंट कर रहे हैं,
आप मीटिंग में है, ध्यान से समझिए, आप मीटिंग हॉल में है, लोग बैठे हुए हैं और आप अपने बिजनेस को लोगों के बीच अपने बिजनेस प्लान को समझा रहे हैं। कह रहे प्रैक्टिस अंटिल यू कैन कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट योर प्लान। कह रहे हैं लगातार प्रैक्टिस करते रहो जब तक कि आप कॉन्फिडेंटली सब कुछ बता ना दो। भाई प्रैक्टिस का वो नहीं है, बिजनेस मीटिंग चल रही है तो वहां आप प्रैक्टिस थोड़ी करोगे, ये गलत हो जाएगा। रिपीट योर सेल्फ मल्टीपल टाइम्स, एक ही बात को बार बार दोहराओ नहीं भाई, ये भी नहीं चलेगा। बिजनेस मीटिंग में आओ, आप एक ही चीज को बार बार दोहराओगे तो इसका मतलब आप खुद श्योर नहीं हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तीसरा, शेयर ए स्टोरी और एन एक्सपीरियंस दैट शेप योर आइडिया। आप ऐसा करो, कुछ मोटिवेशनल स्टोरी या फिर एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करो जिससे लोगों को भरोसा हो जाए कि हाँ यार ये बिजनेस जो है ये बंदा चला सकता है और इसके बिजनेस में पैसा लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अवॉइड आई कांटेक्ट विद द ऑडियंस, जो लोग बैठे हैं आपके साथ उनसे निगाहें मत मिलाओ। अगर आप निगाहें नहीं मिलाओगे तो लोगों को ऐसे ही कॉन्फिडेंस लगेगा कि अरे ये तो बस इसके बस का नहीं है बिजनेस। ठीक है, तो यहां पर आंसर सी जो है परफेक्ट हो जाएगा। When presenting your business plan to a potential investor, इन्वेस्टर कौन है? जो पैसा लगाएगा आपके बिजनेस में। You should be clear about, कह रहे हैं कि किसी इन्वेस्टर के सामने आप अपने बिजनेस योजना यानी अपने बिजनेस प्लान को प्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, उस समय आपको एक है किसके बारे में स्पष्ट होना चाहिए। किसके बारे में? इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एंड ब्रेकडाउन ऑफ कॉस्ट, कि शुरू में बिजनेस को स्टार्ट करने में कितना पैसा लगेगा। ठीक है, ये तो जरूरी है बताना। जब भी मान लो आप कहीं प्लान कर रहे हो, 10 लोगों के बीच हो, उसमें से कोई आपके बिजनेस में पैसा लगा सकता है, तो उनको क्या क्या बताना जरूरी है? उनको बताना जरूरी है कि शुरू में कितना पैसा लगेगा ये बिजनेस को स्टार्ट करने में। दूसरा कि कस्टमर कितने संभावित कस्टमर है, कि शुरुआत के पहले महीने में हम लोग कितने कस्टमर्स तक सामान बेच सकते हैं ये भी। और पोटेंशियल अर्निंग, क्या पैसा संभावित है कि कितना हम लोग पर मंथ कमा सकते हैं। ये सारी चीजें जरूरी है बताना। किससे? अपने इन्वेस्टर से। इन्वेस्टर कौन है? जो आपके बिजनेस में आपका भागीदार बनेगा या आपके बिजनेस में कोई पैसा डालेगा। तो उसको क्या बताना जरूरी है? उसको आपको बताना पड़ेगा कि जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरुआत में इनिशियल यानी शुरुआत के दौर में कितना पैसा लगने वाला है, कितने कस्टमर्स तक हम जो है अपना टारगेट लेकर चल रहे हैं और लगभग कितनी कमाई कर लिया करेंगे हर महीने या हर साल। इस तरह की सारी प्लानिंग जो है बतानी पड़ेगी। किसको बताना पड़ेगा? इन्वेस्टर को। तभी वो जो है आप पर कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप करेगा और उसमें पैसे लगाएगा। तो यहाँ पर 12 नंबर का आंसर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। क्या है? 13, व्हेन प्रेजेंटिंग योर बिजनेस प्लान व्हाट कैन यू डू टू हेल्प ऑडियंस अंडरस्टैंड एंड बिलीव इन योर प्रोडक्ट और सर्विस। आप मान लो अपने बिजनेस प्लान के बारे में 10 लोगों को बता रहे हैं, तो ऐसा क्या है जो कि लोगों को समझने, आप जिन लोगों को बता रहे हैं उनको समझने और आपके ऊपर विश्वास करने में मदद कर सकता है। यानी आप जो प्रोडक्ट या सर्विस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी आप बिजनेस, जैसे आपने कोई बिजनेस प्लान बना लिया, उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, कुछ लोग हैं सुन रहे हैं जिनको पैसा लगाना होगा, आपके दोस्त हो सकते हैं वो, ठीक है, और भी अन्य लोग हो सकते हैं। तो जो भी आप प्रोडक्ट आपका है उसको समझने और उस पर विश्वास दिलाने में मदद कर सकता है। क्या मदद कर सकता है? आप एक ही बात को बार बार बोलो नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपना पूरा जितना पैसा लगने वाला है बिजनेस के बारे में उसके बारे में बताओ नहीं, जोक शेयर करो नहीं। आप क्या करो, जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना उसका एक डेमो दे दो। सबसे बेस्ट यही होता है। अगर आप डेमो दे दोगे ना, डेमो दे दोगे तो अपने आप आदमी को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ऐसा। आप क्या करो, डेमो दे दो। आपने देखा होगा कई बार जो फ्लैट वगैरह वाले कंपनीज होती हैं जो मकान वकान बना के बेचती हैं, तो आप देखोगे तो जब तक उनकी बिल्डिंग खड़ी नहीं रहती है लेकिन उनके ऑफिस में एक मॉडल खड़ा रहता है जिसमें पूरा बनाए रहते हैं पार्क, गाड़ियां, कि हाँ इधर से रास्ता रहेगा, यहाँ पार्क रहेगा, यहाँ स्विमिंग पूल रहेगा, ये 32 मंजिल की बिल्डिंग होगी और इसमें जो है इधर से हवा आएगी, इधर से हवा, मतलब एक 3D मॉडल बना के पहले से ही रखे रहते हैं। इससे क्या होता है,
जबकि काम अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी जमीन ऐसे खाली है, फिर भी लोग वहां मकान खरीदने जाते हैं। किसके बेसिस पर? उस मॉडल के बेसिस पर जो ऑफिस में वो बना के रखे होते हैं। कहते हैं कि आप मकान खरीदिए, हम 2 साल में, 4 साल में, या जो भी समय देते हैं कि हम 2 साल में आपको इस तरह की बिल्डिंग बना के दे देंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, वो डेमोस्ट्रेट करते हैं। इसी तरह से जो आप बिजनेस प्लान कर रहे हो, कोशिश करो कि उसका कुछ डेमो दो। डेमो दोगे तो लोगों को भरोसा होगा कि हाँ यार, ये प्रोडक्ट ऐसे ऐसे काम करेगा, तो लोग पैसा लगाएंगे। यही है पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर बी सही हो जाएगा 13 का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इमेजिन यू आर प्रेजेंटिंग योर बिजनेस प्लान टू पोटेंशियल इन्वेस्टर। फिर से वही बात है कि मान लो पैसे लगाने वाले जो इन्वेस्टर हैं, उनके सामने आप अपना बिजनेस प्लान प्रेजेंट कर रहे हो, यानी बता रहे हो। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू एक्टिवली लिसन टू देयर क्वेश्चन एंड प्रोवाइड थॉटफुल आंसर। तो देखो, सिंपल सी बात है कि जब आप अपना बिजनेस प्लान बनाओगे, मतलब बताओगे सामने वाले को, तो सामने वाला क्रॉस क्वेश्चन जरूर आपसे पूछेगा। वही यहाँ पर बात हो रही है कि जब मान लीजिए कि आप अपना बिजनेस प्लान सामने वाले को व्यावसायिक योजना के बारे में बता रहे हैं, यानी प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके प्रश्नों, यानी जो पैसा लगाने वाला व्यक्ति है, उसके प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनना और विचारशील उत्तर देना, यानी सही ऐसा आंसर देना महत्वपूर्ण क्यों है। देखो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि कोई आपने बोला कि यार मेरा बिजनेस है, इसमें 10 लाख रुपए लगाओ और हर महीने मैं तुम्हें जो है 25,000 रुपए दूंगा, इस तरह से आपने बोला, तो वो भी कुछ सवाल आपसे पूछेगा ना, ऐसे 10 लाख तो देगा नहीं। तो उसके सवालों को ध्यानपूर्वक सुनना और सोच समझ कर सही जवाब देना जरूरी क्यों है, यही सवाल ये पूछ रहा है। ठीक है, टू शो ऑफ योर एक्सपर्टीज, अपने कि मैं बड़ा एक्सपर्ट हूं दिखावा करने के लिए नहीं। टू अवॉइड आई कॉन्टेक्ट, आंखों का आई कॉन्टेक्ट अवॉइड करना, मतलब आंख से आंख ना मिलाना, ये भी गलत बात है। टू अंडरस्टैंड कंसर्न ऑफ इन्वेस्टर एंड बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस इन योर प्लान, ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो फिक्र है, जो डर है इन्वेस्टर को, जो पैसा लगाने वाला व्यक्ति है, उसको भी तो डर होगा कि मैं पैसा लगाऊंगा चलेगा कि नहीं चलेगा। तो वही चीज है कि जो निवेशक है उसकी चिंताओं को समझना और अपनी योजना में उसको विश्वास दिलाना, या अपनी योजना, अपने प्लानिंग के थ्रू उसको उसके विश्वास को बढ़ाना या विश्वास को बनाना कि नहीं, डरो मत भाई, मेरा बिजनेस प्लान परफेक्ट है, आपका पैसा नहीं डूबेगा। इसी के लिए जरूरी होता है कि हम अपने इन्वेस्टर की क्वेश्चन को सुने और सही उत्तर दें। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। थोड़ा सी ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप का आपको लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो को डबल देख लीजिएगा, रिपीट मार दीजिएगा, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि मैं अपनी टूटी फूटी भाषा में वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो इसका मीनिंग है। लिखा वो नहीं है, जो मैं लिखा हुआ तो समझ रहे होंगे ना, आधा समझ में नहीं आएगा क्या लिखा गया है इसमें, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और इस वीडियो में अगर थोड़ा बहुत भी डाउट लगे, मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को डाउट होगा, तो आप रिपीट मार लीजिएगा वीडियो, फिर आपका इस चैप्टर का कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। ठीक है, 14 का आंसर सी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माया नीड फंडिंग फॉर हर स्मॉल बिजनेस। माया है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है छोटा सा, उसके लिए पैसे की जरूरत है। व्हाट कैन सी डू टू फाइंड सुटेबल इन्वेस्टर। ये चाहती हैं कि कोई इनके बिजनेस में पैसा लगाए, इसके लिए इनको क्या करना चाहिए। सेंड बिजनेस प्लान एवरी इन्वेस्टर फाइंड ऑन ऑनलाइन। कह रहे हैं ऑनलाइन इन्वेस्टर्स को अपना प्लान बताना शुरू कर दें। भाई, ऑनलाइन इन्वेस्टर्स को ऐसे ही प्लान बताने से ऑनलाइन कोई नहीं पैसा लगाने वाला। ठीक है, सेंड हर बिजनेस प्लान टू हर फ्रेंड एंड आस्क देम टू सेंड इट टू इन्वेस्टर। अपने दोस्त को अपना बिजनेस प्लान भेज दें और उससे कहें कि यार तुम जो इन्वेस्टर है, पैसा लगा, देखो तुम्हारे जानने वाला कोई पैसा लगाने वाला है तो उसको भेज दो। नहीं, आपका दोस्त क्यों भेजेगा? आपका दोस्त भेजेगा तो जो पैसा लगाने वाला है वो आपसे ना बात करना चाहेगा। आपके दोस्त को आपके बिजनेस प्लान के बारे में क्या पता। ठीक है, वेट फॉर सुटेबल इन्वेस्टर। इंतजार करो कि कोई पैसा लगाने वाला आएगा, नहीं, आपको क्या करना होगा, अटेंड नेटवर्किंग इवेंट टू मीट सुटेबल इन्वेस्टर्स। ठीक है, आपको ऐसी मीटिंग्स अटेंड करना पड़ेगा जहां पर बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले लोग आते रहते हैं और बिजनेस आइडियाज लोग वहां पर अपने शेयर करते रहते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा समय समय पर, जैसे गाड़ियों का एक्सपो होता है, नई नई जब भी गाड़ियां लॉन्च होती हैं तो एक तरह से सभी कंपनीज अपनी अपनी गाड़ियों का डेमो वहां पर लाते हैं। इसी तरह से बिजनेस वगैरह से भी रिलेटेड जो है मीटिंग्स होती रहती हैं,
ठीक है। तो ऐसे नेटवर्क में आपको शामिल होना होगा और ऐसे लोगों से बात करना होगा जो पैसे लगाते हैं, ठीक है। ऐसे मीटिंग वगैरह में आपको शामिल होना होगा। नेटवर्किंग मतलब यही है, लोगों से जुड़ना होगा, तब उसमें से कोई ना कोई मिलेगा आपके बिजनेस, जो आप जिसको आपका बिजनेस प्लान पसंद आएगा वो इन्वेस्ट करेगा आपके बिजनेस में। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। और इसी के साथ जो है इसके क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। और ये जो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था, इन बातों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी ये क्लास जो है यही खत्म होती है। और जिसको डाउट होगा इस क्लास को, पहले की क्लासेज में बहुत ज्यादा मैं जानता हूँ किसी कोई डाउट नहीं होगा, बट ये थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको आप रिपीट कर लोगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और रटना मत मेरे भाई, क्योंकि रटोगे तो कब क्वेश्चन क्या लिख देगा, कहीं हिंदी के कुछ भाषा लिख देगा, इंग्लिश में कुछ लिख देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं टूटी फूटी भाषा में हर एग्जाम्पल परफेक्टली देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि हर साल की तरह इस साल भी मेरी ये कोशिश कामयाब होगी और आप लोग एक शानदार रिजल्ट लाओगे, एटलीस्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में तो लाओगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आने वाली क्लासेस में अलग अलग प्लान्स, अलग अलग जो डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी जो मैंने बताया है 2023 और 2024 इनको फुल पढ़ लो, फुल प्रूफ कर लो अपने आप को। कहते हैं ना कि मतलब दोनों डोज ले लो वैक्सीन का, डोज 1 डोज 2 सब लेके तैयार रहो कि कहीं से भी वायरस आपका कुछ बिगाड़ ना पाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और हाँ, इस क्लास में आखिरी बार लिखना मत भूलना कि क्लासेस कैसी लगती हैं आपको, हमारी समझ में आता है कि नहीं आता है। फीडबैक आप अपना जरूर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी रही आज की क्लास। थैंक यू।